So good morning everyone. Welcome on Engineers Academy YouTube channel. YouTube का पेड चैनल पे आ गए हो अब तो तुम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक्स के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे काइनेटिक्स के ऊपर। अब ये काइनेटिक्स क्या है? देखिए, जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को इक्वेशन ऑफ फोर्स के साथ पढ़ते हैं, जब भी बेटा हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को इक्वेशन ऑफ फोर्स के साथ पढ़ेंगे, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? काइनेटिक्स। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन वी स्टडी equation of motion along with equation of force and torque कॉल्ड काइनेटिक्स। क्या मतलब है सर इसका? मान लीजिए बेटा आपके पास में ये एक बॉडी है, क्लियर है? हमने देखा कि इस बॉडी के पास में इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है ax। तो बेसिकली यहां पर जो इक्वेशन बनेगी आपके पास में, वो इक्वेशन बनेगी, लेट अस सपोज इधर जितने भी फोर्सेज है, समीशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए एक्स। जो इक्वेशन दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी बेटा? समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए एक्स। मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा F1, तो फाइनली आप लिखेंगे F1 इक्वल्स टू एम ए एक्स। और इसी तरीके से अगर आप वाई डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लिखने जाएंगे तो यह आएगा समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई। कुछ इस तरीके से इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं काइनेटिक्स के अंदर। कुछ इस तरीके से इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो बोलो। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आप देखें यहां पर, तो आपने लिख दिया F1 m ax, तो यहां से आप ये भी बता सकते हैं ax इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय m होगा। अगर यहां आप देखें तो आपने कहा सर इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो मोशन ही नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर वाई डायरेक्शन में नीचे लग रहा था W और ऊपर लग रहा था n, तो आपने लिख दिया प्लस n माइनस W इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आपके पास में क्या आ गया? n इक्वल्स टू W। तो जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, वहां पर a की वैल्यू जीरो कर दीजिए, और जहां पर एक्सेलरेशन है वहां पर आपने a पुट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप इन दो इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं। एक बार बताएं यस और नो। बेटा सर्कुलर मोशन जो है वो मैंने YouTube के ऊपर पूरा पढ़ा रखा है, आप ग्रुप पर जाकर देखो। जितना आपके सिलेबस में नहीं है ना, उससे भी ज्यादा पढ़ा रखा है। सूरज, अब रही बात रोटेशन की और रोलिंग की, तो वो मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। टेलीग्राम ग्रुप क्यों बनाया है? वो इसीलिए बनाया ना ताकि जो चीजें आपके काम आ सके वो उसके अंदर मैं शेयर कर दूं, और मैं फिर से उस लिंक को एक बार वापस और शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है? आपके सिलेबस में तो सर्कुलर मोशन सिर्फ इतना ही है कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। मैंने उसके अंदर आपको एक्सेलरेशन सिखाया, मैंने उसके अंदर आपको पूरा फोर्सेस सिखाया, सब कुछ बता रखा है। कोई बात नहीं, मैं फिर से शेयर कर दूंगा उसे। ठीक है? आपके सिलेबस में तो इतना ही है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन क्या होता है। लेकिन जो सर्कुलर मोशन यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया ना, उसके अंदर सर्कुलर मोशन होता क्या है, उसमें कौन कौन से एक्सेलरेशन के कंपोनेंट काम करते हैं, उसमें कैसे कैसे फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी है। तो मैं एक बार फिर से उसे शेयर कर दूंगा। ठीक है? चलिए ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया?
अगर इतना समझ में आ गया हो तो बेटा पहले एक बार आप इसे लिख लीजिए। हाँ, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा। कल भी समझाया था कि जब भी आपसे पूछा जाए तो यस नो जरूर लिखा करो। हाँ, अगर आज आप यस नो नहीं लिखोगे तो कल आप डाउट भेजोगे तो मैं भी यस नो जवाब नहीं दूंगा, ध्यान रखना। तो थोड़ी हिम्मत किया करो, यस और नो बोला करो और नोट कर लो अब से। बिल्कुल नोट कर लीजिए बेटा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं क्या इसी में? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, बहुत छोटा सा। जितना प्रिंस का दिमाग है उतना छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। देखो यहां पर जो एक्सेलरेशन आया है वो है ax इक्वल्स टू m f डिवाइडेड बाय m। सो मैं बोल रहा हूं इफ फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, माना कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, माना कि जो मास है वो भी कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन a आएगा f बाय m, ये भी क्या आने वाला है बेटा? कांस्टेंट। ये भी क्या आने वाला है? कांस्टेंट। तो अगर a कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर आप लोग बहुत सी बार जब बुक्स में सॉल्यूशन देखते तो आप बोलते सर यही इक्वेशन यूज क्यों नहीं की? क्योंकि आपको उसका बेसिक नहीं पता कि वो इक्वेशन कहां वैलिड है, कहां पर यूज की जा सकती है। तो उन चीजों को समझिए कि एक्सेलरेशन जो है वो जब जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसे कंडीशन में ही ये इक्वेशंस वैलिड है। जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं हुआ और ऐसी कंडीशन में आप इन इक्वेशंस को यूज करेंगे तो टेक्निकली आप बहुत गलत साउंड होने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात, इसे भी नोट कर लीजिए। डन, वेरी गुड। नहीं, ओके सूरज लिख लो। डन। देखिए अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। देखिए डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है?
अगर डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया F, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आया A, तो आपने इक्वेशन यूज की समीशन Fx इक्वल्स टू MAx, आपने बोला सर प्लस F इक्वल्स टू MA, ये इक्वेशन आपके पास में आई। लेकिन अभी तक आप ऐसा फॉलो कर रहे थे ना, लेकिन अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्ट, अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर ये आपके पास एक बॉडी है जिसके ऊपर आप इधर F फोर्स लगा रहे हो और इसके पास में इधर A एक्सेलरेशन जा रहा है, तो आप इसके ऊपर एक इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स कंसीडर करो, एक इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स कंसीडर करो, और उसके बाद में आप इसे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करो जैसे आप पहले ट्रीट किया करते थे। कैसे? F माइनस Fi इक्वल्स टू 0। ये इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स लगाने के बाद में आप ऐसा मान लोगे कि जो बॉडी है वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है, स्टैटिक कंडीशन में। तो हमने बोला F माइनस Fi बराबर 0, तो F माइनस, अगर Fi की मैं बात करूं तो ये होता है Ma इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपके पास में आ गया F बराबर Ma। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। अगर आप इस इक्वेशन की बात करेंगे तो ये मोशन के लिए है, जब मोशन हो रहा होगा। वही अगर आप बात करोगे रेस्ट के लिए, तो रेस्ट के लिए आप कहेंगे समीशन Fx बराबर 0। तो अभी तक आप रेस्ट के लिए अलग इक्वेशन देख रहे हैं, मोशन के लिए अलग इक्वेशन देख रहे हैं। अगर डीएलम्बर्ट की बात करो तो डीएलम्बर्ट बोल रहा है कि अगर मोशन में है तब भी समीशन ऑफ F इक्वल्स टू 0 कर दो, और अगर रेस्ट में है तब भी आप यही यूज करो। लेकिन जब रेस्ट में हो तो इनर्शिया फोर्स नहीं होगा, और जब आपका मोशन में होगा तो यहां पर इनर्शिया फोर्स आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर डीएलम्बर्ट की बात करूं तो डीएलम्बर्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, whenever a body is in motion, consider या assume an imaginary inertia force in the opposite sense of motion, and then use summation of F बराबर 0। This type of equilibrium system is known as dynamic equilibrium। ठीक है, बड़ी आसान सी कहानी है। वो बोल रहा है कि अगर रेस्ट में है तो आपको क्या करना है, रेस्ट में है तो इनर्शिया फोर्स 0, लेकिन रेस्ट में नहीं है तो अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया लगा के इक्वेशन को लिख दो। इसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डीएलम्बर्ट ने हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सिखाया। मेरे ख्याल से सभी को ये क्लियर हो गया। एक बार बोल दीजिए यस और नो, एक बार बोल दीजिए बेटा यस और नो। बहुत सी बात थ्योरी ऑफ मशीन में भी इसको मैंने काम में लिया है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए फिर।
नोट होते डन लिख कर भेजिए। डन, बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है वो आती है वर्क। सर वर्क कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए आदित्य, आप देखो मैंने आपको बेटा कितनी बार बता रखा है कि जब कोई डन लिखे अगर आपका नहीं हो तो आप नो लिखो। देखो 5-6 लोगों ने डन लिख दिया, तुम बार बार मैं बोल रहा हूं कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, उसको यूज करो। अभी स्क्रीनशॉट देंगे तब लिख लेना ना जो पॉइंट बच गया हो। वर्क इट इज स्केलर quantity which is given by dot product of f vector and d vector। f vector and d vector मतलब अगर आप वर्क की बात कर रहे हैं तो w is f vector dot d vector। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, अगर मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर एक एंगल के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और ये एंगल कितना आपके पास में थीटा, क्लियर है। और इधर आपका ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो आप क्या लिखेंगे W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो कॉस थीटा लगता है ना। तो अब सोचिए कि अगर आपने ये फोर्स जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगा दिया तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इधर डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना, इधर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो वर्क डन देखिए आप एफ डी के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आपने जो फोर्स लगाया है वो ऐसे लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आप क्या बोलेंगे सर थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। मान लीजिए आपने ये फोर्स इधर लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो एफ डी कॉस 180 डिग्री। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस एफ टी। क्लियर है। तो ध्यान रखना यहां पर, ध्यान रखना बेटा यहां पर कि जो फोर्स लग रहा है, हाँ जो फोर्स लग रहा है वो किस एंगल पे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट से, वो बहुत आप लोगों के लिए मैटर करता है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं यहां पर इस ब्लॉक का थोड़ा सा पोस्टमार्टम और करके देख लेते हैं। ये ब्लॉक है जिसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया एफ और ये एक एंगल है थीटा, तो एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आएगा बेटा एफ साइन थीटा, एक डब्ल्यू नीचे की साइड और एक एन ऊपर की साइड। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है
वो सिर्फ इधर आ रहा है। तो अगर आप लिखने जाएंगे W1 वर्क डन किसकी वजह से, F cos थीटा की वजह से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो D से, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ये आपके पास में आ गया वर्क डन। अब कोई बोलता है कि बताओ F sin थीटा, इसने कितना वर्क किया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन इसकी वजह से 0। अब अगर कोई बोलता है आपको वेट कितना वर्क किया, इधर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन इसकी वजह से 0। कोई बोलता है कि नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया, सर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन 0। तो इन तीनों की वजह से किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं हो रहा, सिर्फ इस एक की वजह से वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन कितना हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। मतलब जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तब तक वर्क डन कैसे होगा, समझ में आई इतनी बात, यस और नो? इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्लॉक है, क्लियर है, इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लगा F1 और इधर से एक फोर्स लगा F2 और इधर इसके पास में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो W1 जो होगा वो आएगा F1 और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस F1D, और W2 देखिए डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री का एंगल बना रहा है देखो, तो W2 कितना होगा माइनस F2D। सो अगर W की आप बात करें तो ये बन जाएगा W1 प्लस W2 विच इज F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय D। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो नेट वर्क डन इक्वल्स टू समीशन ऑफ F नेट मल्टीप्लाई बाय D, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसे। बोलिए ये बात समझ में आई या नहीं है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं बेटा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मतलब आप देखिए कि वर्क जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं उस बेसिक पॉइंट को भी मैं यहां पर बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम इस तरह के स्टेटमेंट्स को प्रायोरिटी देता है, और प्रायोरिटी देता है तो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं अगर आपको बता रहा हूं तो आप लोग भी उसे बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा मत सोचिए अरे वर्क ही तो है हम जानते हैं यार, ऐसा सोचेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो उस लेवल की चीजें अगर आपको बता रहे हो तो इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो जाए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आपने एनएचपीसी का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चला होगा कितने बेसिक से चीजें पूछी जाती है, और आप जानने की कोशिश करते हो बहुत एडवांस लेवल पर। जो आपका एग्जाम है वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ रही है। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से बेटा। मिनिमम 0 दिखाई दे रहा है ना बेटा, मैक्सिमम FT दिखाई दे रहा है हमें। बाकी ये आपका जो क्वेश्चन है ना नीतीश है ना, वो गलत है एकदम, क्वेश्चन ही गलत है तुम्हारा। नोट होते डन लिख के भेजिए बेटा।
नोट होते डन लिखकर भेजिएगा। ठीक है, नोट कर लो। यार ये सही है। अब क्वेश्चन भी मैं ही बताऊं सही क्वेश्चन क्या होगा? मैं तो ये बताऊं तुम जो पूछ रहे हो उस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है। अब तुम बोल रहे हो सही क्वेश्चन भी बताओ सर। मतलब क्वेश्चन भी मैं दूं फिर मैं इसको जवाब भी दूं। डन। अभी पढ़ लो यार, पढ़ लो, तुम इधर उधर की सारी बातें करते रहते हो। डन। चलो, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है? ये हमारे पास में एक मास है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, और जैसे हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया तो लेट्स से सपोज कि इसका dx डिस्प्लेसमेंट आ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया? dx डिस्प्लेसमेंट। तो हमने बोला अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूं dw वर्क डन, तो वर्क डन कैसे लिखेंगे? आपने कहा सर f मल्टीप्लाई बाय dx, यही तो बोला जाता है। सो अगर मैं f की बात करूं तो आपने कहा सर, आपने अभी अभी बताया था काइनेटिक्स की मदद से समीशन fx बराबर ma होता है, तो हमने बोल दिया इधर लग रहा है सिर्फ f, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ma के बराबर हो जाएगा। तो आपने बोला f बराबर लिख दो सर ma dx। कल मैंने आपको बताया था कि a बराबर जो होता है वो होता है dv बाई dt, और अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाय dx dx बाय dt, और dx बाय dt को v लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा dv बाय dx। तो हमने बोल दिया सर ये जो m है इसको एज इट इज, और a को आप लिखो v dv बाय dx। सो फाइनली इसको आप लिख सकते हो mv dv, इक्वेशन नंबर 1। बोलो यस और नो। तो अगर मुझे कंप्लीट वर्क डन फाइंड करना है 1 से 2 तक, मतलब इस जगह से आने में, इस जगह से इस जगह तक अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है F फोर्स की मदद से, तो यहाँ वेलोसिटी u है और यहाँ वेलोसिटी v है, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? तो हमने बोला टोटल वर्क डन हुआ होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इसको इंटीग्रेट करोगे mv dv, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो सर dw को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक, तो आप इसे लिख सकते हो w2 माइनस w1। बोलो यस और नो। इतनी बात समझ में आई? यस और नो। बेटा ध्यान रखना जिंदगी में ऐसा मत लिखना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि वर्क जो है वो पॉइंट फंक्शन नहीं होता। आशुतोष सर अभी 10 बजे आएंगे तो एक एक को पकड़ पकड़ के कुटाई करने वाले हैं अगर तुमने ऐसा बोल दिया उनको कि w2 माइनस w1। ये आपके पास में पॉइंट फंक्शन नहीं होता, ये एक पाथ फंक्शन है। सिर्फ पॉइंट फंक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है? तो ऐसा गलती से भी जिंदगी में मत लिख देना। हालांकि पिछली बार मैंने सही लिख दिया था, लेकिन मैंने वापस मिटाकर उसको पहले गलत लिखा था कि आपको पता चले गलत क्या होता है। सो mv dv, या
एक नंबर पे वेलोसिटी u है और 2 नंबर पर वेलोसिटी कितनी है बेटा v है। तो हमने यहां से m कॉमन ले लिया और ये बन गया v²/2 uv, ये बन जाएगा m/2 v² - u²। सो ओवरऑल जो वर्क डन आ रहा है 1 से 2 तक वो आपके पास में आ रहा है हाफ mv² - हाफ mu²। सर ये W1 से 2 हाफ mv² का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट 1 नंबर काइनेटिक एनर्जी एट 2 नंबर माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 1 नंबर, मतलब वर्क डन जो आ रहा है माय डियर स्टूडेंट वो किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 to position 2 will be equal to change in kinetic energy, will be equal to change in kinetic energy। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, शुरू से मैंने आपको एक चीज बताई कि आपके एग्जाम में 2-3 चैप्टर ही आते हैं, लेकिन फिर भी जब आप दूसरे एग्जाम्स देने वाले हैं तो उनके अंदर ये स्टेटमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? जैसे आप अभी किसी बच्चे ने बोला था कि सर लिफ्ट वाला, अब ये लिफ्ट वाला, वायर वाला, ये सब है ना आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। मैं अपनी साइड से जो आपका 20% आपका सिलेबस है उसको 200% करवा रहा हूं, लेकिन मैकेनिक्स का कोई एंड नहीं होता। मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलेगा कब आप फिजिक्स में चले गए। तो आप सोचे कि सर ये मैकेनिक्स पढ़ के हम HC वर्मा सॉल्व कर देंगे, तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हो। ये चीजें जितनी हो सकती है मैं मैक्सिमम चीजें आपको करवा रहा हूं जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दूसरे एग्जाम दोगे ना तो वहां पर काम आएगी। जैसे आपने NHPC का एग्जाम दिया, NHPC के एग्जाम में आपने देखा होगा कि वहां पर भी मैकेनिक्स आई होगी। मैंने आपको क्या बताया कि इन एग्जाम्स का कोई सिलेबस नहीं होता है, वो तो अपन पुराने वाले क्वेश्चंस को मिलाकर एक सिलेबस बनाते हैं। NHPC का एग्जाम दिया था आप लोगों ने, बाकी सर तो लिफ्ट वाला, ट्रेन वाला सब कुछ करवा देंगे, सर कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां आपने क्वेश्चन देखे, इवन एक बच्चे ने शायद ग्रुप में बार्क के क्वेश्चन शेयर किए थे, वहां पर भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे। तो क्वेश्चन जो है वो आपकी कॉपी से बाहर नहीं जाता, लेकिन जो आपकी सोच है ना उसको तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। आप सोचते हो कि सर ये 1 ब्लॉक तो आपने करवा दिया, सर 2 ब्लॉक कौन करवाएगा? अरे वो सर थोड़े करवाएंगे, अब वो तो तुमको सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो उसमें परफेक्शन आएगा। अगर उसके अंदर वो तुम्हें नहीं मिला होगा, एक्चुअल में किसी ने ग्रुप में शेयर किया था, उसके अंदर एक ट्रस का क्वेश्चन पूछा गया था, एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन मैं ऐसे बता देता हूं। उसने एक ऐसी ट्रस बना के पूछी थी, ऐसे करके कुछ था, है ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने सॉल्व करना सिखाया। उसने एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन पूछा था, बोला एक केस में वो पुल कर रहा है, एक केस में वो पुश कर रहा है, दोनों के दोनों क्वेश्चन एज इट इज मैंने सॉल्व करवाए थे कॉपी के अंदर। और NHPC का एग्जाम तो आप देकर ही आए हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि लाइक ऐसे सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स में आप कितना ही पढ़ लेंगे, आप 0 पर तो नहीं जा पाएंगे ना, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर नहीं बता पाएंगे ना। तो ये सब चीजें आपको खुद को अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। अच्छा एक क्वेश्चन उसमें आ गया तो देखो, उसमें थोड़ा सा हाथ पैर मारो। मतलब 2 तरीके से आप चीजों को पढ़ते हैं, एक आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, दूसरा होता है स्पून फीडिंग कि लो बेटा ये लिफ्ट का क्वेश्चन आता है, ये ऐसे आता है, ये देखो ये जो डी लंबर्ट का क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा। तो उस टाइम तुमको लगेगा कि यार सर तो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं,
मैकेनिक्स जो है कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे ना, फिर एक नया क्वेश्चन आएगा तो तुम कहोगे यार सर जब क्लास में करवा रहे थे तब तो बड़ा सिंपल सिंपल लग रहा था, आज जब सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बहुत अलग तरीके से चीजों को करवाता हूं, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करता हूं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे ना, तब जाके आप एग्जाम का क्वेश्चन बना पाएंगे। वो बच्चा जो मैकेनिक्स पढ़ के गया था और एनएचपीसी के एग्जाम में बैठा होगा ना, मैकेनिक्स का क्वेश्चन गलत करके नहीं आया होगा, अगर रिवाइज करके गया होगा तो। और अगर करके आया है तो वापस उन क्वेश्चंस को देखो और ऑब्जर्व करो कि क्या क्वेश्चन इसको गलत करना चाहिए था मुझे। उसमें 3 क्वेश्चन आपसे पहले चैप्टर से पूछ लिए गए फोर्सेस के बारे में, 2 क्वेश्चन आपसे फ्रिक्शन से पूछ लिए गए। तो आपको इन चीजों को समझना है कि स्पून फीडिंग और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना 2 अलग चीजें होती है। अलग चीजें कैसे? जैसे सर ने कहा कि एक क्वेश्चन कराया सर ने ऐसा, F बराबर 30 न्यूटन, ये फलाना डिकाना है, बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है। सर ने सॉल्व करवा दिया। अब अगली बार सर ने कहा कि अब देखते हैं तुमको समझ में आया कि नहीं आया, F बराबर 35 न्यूटन, बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बोलेंगे वाह मजा आ गया, मजा आ गया सर, बहुत शानदार पढ़ा रहे हो आप, सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो काम आपने किया है, इसमें आपने कॉन्सेप्ट थोड़े सीखा है। आप भी तो समझदार हो ना, 30 की जगह 35 पुट करके सॉल्व कर लोगे। इसलिए थोड़ा सा बेटा हाथ पैर मारना सीखो। आप क्या करते हो कि पीवाईक्यू सॉल्व करे, पीवाईक्यू में एक नया वर्ड आ गया, ऐसे कुछ लिखा हुआ आ गया, ले जाओगे अगले दिन, सर ये क्या होता है। अरे खुद से सोचो, गूगल दिया है, इस्तेमाल करो उसको, बुक है, हाँ बुक है, एक बार समझने की कोशिश करो उसको। एग्जाम में अगर कुछ नया आ गया, कोई नया डिजाइन, कोई नया कॉन्फ़िगरेशन, कोई नया क्वेश्चन आ गया तो सोचना पड़ेगा। इसलिए अपना थोड़ा सा रेंज को बढ़ाओ, ठीक है। नोट करो एक बार जल्दी से इसे। मतलब देखिए सर वो कॉन्सेप्ट भी आपको दे रहे हैं जो अभी तक किसी एग्जाम ने, आपके लेवल के किसी एग्जाम ने पूछे नहीं, लेकिन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है जब पूछेगा उस टाइम पर आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो मैं जानता ही नहीं हूं। अब बनने को तो इनके ऊपर हजारों न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल आपके काम के नहीं है। अगर आप वही गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते या फिर बार किसरो के लिए प्रिपेयर कर रहे होते तो मैं वो भी आपको सॉल्व करवाता। और अगर प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन अभी आप इस कोर्स के अंदर हो तो आपको यूट्यूब पर सॉल्व करवाएंगे, चिंता मत करो। यूट्यूब पे हर 2-4 दिन में मैं कुछ ना कुछ लेकर आ ही जाता हूं। नोट करके डन लिख कर भेजो।
डन। डन डनाडन, बढ़े आगे। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। देखिए क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी given by effect of mass and velocity as लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू mv वेक्टर। ऐसे ये है आपका लीनियर मोमेंटम। तो बोल रहा है मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसी को आप क्या बोल रहे हैं यहां पर, लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? जिसका मास या वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका ये वैल्यू कम होगा उसका मोमेंटम क्या होने वाला है, कम होने वाला है। एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम से इंपॉर्टेंट आता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अगर मैं बात करूं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अब ये क्या चीज है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। देखिए बेटा ये क्या चीज है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये बोलता है if there is no external force on body or system, then their linear momentum will always conserved or constant। कैसे? देखिए सर ये है आपका P, और अगर मैं बात करूं इन टर्म्स फोर्स आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कुछ ऐसा दिया गया था। क्लियर है? आप जानते हैं P वेक्टर आपके पास में क्या है सर, P वेक्टर हमारे पास में है ऐसा। सो आप देखिए यहां पर D ये होता है mv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। मैकेनिक्स में m कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। तो ये बन जाएगा ma वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, f वेक्टर। आपने बोला सर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये क्या बन गया, ma वेक्टर बराबर जीरो। ma वेक्टर बराबर जीरो हो गया तो ध्यान से देखिए m a क्या हो गया आपके पास में जीरो, और a जीरो का मतलब क्या हो गया, dv बाई dt बराबर जीरो। dv बाई dt का मतलब क्या हो गया, किसी का डेरिवेटिव अगर जीरो है तो वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट। देखिए m कांस्टेंट, v कांस्टेंट, तो p वेक्टर mv वेक्टर। सर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट मतलब कंजर्व्ड। कांस्टेंट मतलब कंजर्व्ड, मतलब ये लीनियर मोमेंटम जो है ये बदलने वाला नहीं है। तो ये क्या रहने वाला है आपके पास में, p बराबर mv, या बोल सकते हो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ये क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, यस और नो, यस और नो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं है। नोट कर लीजिए फिर इससे अगर बात समझ में आ गई तो।
नोट होते डन लिखकर भेजिए। डन। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। इम्पल्स एंड मोमेंटम मेथड। पॉइंट इसकी सर ये इम्पल्स क्या होता है? देखिए, when force acting for a short duration known as impulse। तो पहला पॉइंट इम्पल्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट, ये जो मेथड है ये कहां पर अप्लाई करना होता है आपको। ये मेथड आप अप्लाई करेंगे जब बेसिकली फोर्स जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। तो आप क्या बोलेंगे? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन force changes with respect to time, or it acts for very short duration। बहुत कम टाइम के लिए जब ये लग रहा हो। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मैं लिख सकता हूं यहां पर फोर्स क्या होता है बेटा? एम ए। फोर्स आपने क्या लिखा था? एम ए। तो हमने बोला एम ए को हम क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि इंपल्स जो डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी बराबर 0 से टी बराबर T1 बराबर 0 से T2 बराबर T तक, ऐसे रैंडमली कुछ लिख लिया। तो जो इंपल्स डिफाइन किया जा रहा है वो कैसे डिफाइन किया जा रहा है? एफ डी टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एफ को क्या लिखा जा सकता है? एम डीवी बाई डी टी, और यहां पर भी एक डी टी है तो डी टी से डी टी चला जाएगा, यहाँ डीवी बचेगा तो आप बोलेंगे यू से लेकर वी तक आप क्या कर रहे हैं? इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये बन गया इंटीग्रेशन यू टू वी एम डी वी, और जब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एम वी माइनस यू। तो देखिए क्या बन गया? एम वी माइनस एम यू। तो आप बोल देंगे ये तो लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस लीनियर मोमेंटम इनिशियल है। तो ये आई जो है आपके पास में ये क्या बन रहा है? टी बराबर 0 से टी तक एफ डी टी, ये किसके बराबर आ रहा है? डेल पी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान रखना
यही आपका इंपल्स एंड मोमेंटम मेथड है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंपल्स। लेकिन ये कब होता है? जब बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाया जा रहा हो, ऐसे टाइम पर होगा चेंज इन मोमेंट। बिल्कुल सूरज, सही बात बता रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट। सो कभी कभार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यहां से कुछ नहीं पूछा जाएगा, और ऑप्शंस में इस तरह के स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। हर एक स्लाइड में इस तरह का एक एक पॉइंट आपको मिल रहा है। देखो, यहाँ इंपल्स मोमेंटम मेथड मिल गया, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल मिल गया, यहाँ पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मिल गया, यहाँ पर वर्क मिल गया आपको, यहाँ पर डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल मिल गया, यहाँ पर आपको काइनेटिक्स का बेसिक स्टेटमेंट मिल गया। तो आप देख रहे हैं हर एक स्टेटमेंट, हर एक स्लाइड पर एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो एग्जाम में एक स्टेटमेंट बन के आपके सामने आ सकता है। तो किसी भी पॉइंट को हम कोशिश करें कि छोड़े ना, हम कोशिश करें हर एक पॉइंट को यहाँ पर हम लोग मेंशन करें। अदरवाइज अगर मैं आपसे सिलेबस पूछूं तो आप तो इन सब पॉइंट्स के बारे में चर्चा ही नहीं करो, लेकिन मुझे पता है कि क्या पूछा जा सकता है, किसका स्टेटमेंट जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। नोट कर लीजिए बेटा एक बार इसे। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको की पॉइंट दे रहा हूं, जो की पॉइंट हमसे पूछा जा सकता है। हो गया नोट? चलिए देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इम्पैक्ट एंड कोलिजन। इम्पैक्ट एंड कोलिजन की बात होती है। देखिए, एक पॉइंट हमारे सामने आया अभी थोड़ी देर पहले, इंपल्स, और अब एक पॉइंट आ गया हमारे पास में, इंपैक्ट। क्वेश्चन इज सर, ये इंपल्स और इंपैक्ट में क्या फर्क है? इंपैक्ट और इंपल्स में क्या फर्क है, आप लोग जानते हैं? बताओ जरा, अगर जानते हो तो। थोड़ा सा आप रियलिस्टिक फीलिंग देते हैं इनकी। जब सूरज चाहता है कि सर हमको थोड़ी सी फीलिंग भी चाहिए।
ये कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या बन रहा है? कोई बताएगा ये क्या है? मेरी ड्राइंग अच्छी है कि खराब है? अगर तुमने पहचान लिया इसका मतलब ड्राइंग अच्छी है, और अगर तुम नहीं पहचान पाए इसका मतलब तो फिर ड्राइंग खराब ही है। कोई पढ़ा लिखा आदमी जो इसको पहचान पा रहा हो? अब तो पहचान गए होंगे यार, अब तो मैं भी पहचान गया। अरे वाह, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो सबने खेला होगा? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं खेला हो, पहचान नहीं पा रहा हो? ये सर ये सब क्या होता है? बचपन से हम तो किताब ही पढ़ रहे हैं, ये कब हो गया? देखो, लेट अस सपोज ये आपका स्ट्राइकर है बड़ा सा। अब इस स्ट्राइकर को आप कैसे हिट करते हैं, कैसे इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं? और इसे हिट करना है, इसे टारगेट करना है, ठीक है? तो क्या होगा कि आप अपनी फिंगर से यहां एक कांटेक्ट बनाओगे और फिर इसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे और उसके बाद में ये आकर इससे टकराएगी। थोड़ा सा डेमो देते हैं, देखो। अभी स्ट्राइक कर लाते हैं तुम्हारे लिए। इज इट विजिबल? तो आप क्या करते हैं, ये फिंगर से या फिर ये फिंगर से ऐसे कांटेक्ट में रखते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो तो गया, ऐसा ही करते हो ना? बोलो या सुनो। चला गया वो तो, वापस लाना पड़ गया। बोलो ऐसे ही करते हो कि नहीं करते हो? तो इस प्रोसेस में ये जो आपका फिंगर है, इसने बहुत कम टाइम के लिए इसके साथ कांटेक्ट बनाया और उसके बाद में इसके ऊपर फोर्स लगा। तो फोर्स एक कम टाइम के लिए लगा इसके ऊपर, एक कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए। When force acting for a short duration known as impulse, इसे बोलते हैं इंपल्स। ये इस ग्रीन से थोड़ा सा कांटेक्ट करते हैं। जब ये आके इससे स्ट्राइक करेगा तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों की टक्कर होगी, कोलिजन होगा। और ड्यूरिंग द कोलिजन जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर? इंपैक्ट। देखिए ध्यान से बेटा, इंपल्स में कोलिजन नहीं हुआ था, टक्कर नहीं हुई थी, रेगुलर कांटेक्ट था। लेकिन इंपैक्ट के अंदर टक्कर हो रही है। ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लेकिन इसमें टक्कर, कोलिजन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो मुझे नहीं लगता कि आप मैक्सिमम बच्चों से पूछ के देख लेना इंपल्स और इंपैक्ट में क्या डिफरेंस है, आधे समझ ही नहीं पाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब देखिए, अब आप मॉडिफाई मत कीजिए उस बात को बिल्कुल भी। इंपैक्ट इज इंपैक्ट। कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहां पर इंपैक्ट। मैंने इंपैक्ट नहीं पढ़ा है, मैंने क्या लिखा? इंपैक्ट एंड कोलिजन, दोनों भाई है। इंपल्स एंड कोलिजन भाई नहीं है। बिना कोलिजन के भी इंपल्स आ सकता है, बट विदाउट कोलिजन इंपैक्ट नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। मैं लिखता हूं इस बात को। देखिए, when two real bodies strike on each other, first
they get deformed, then both bodies try to regain their original shape and size. For that, they will apply a resisting force या a restoring force which will act on both bodies. This force is known as impact. This force is known as impact. This force will act for short duration del t, and it is not constant for this del t duration. So we will take their average value. क्लियर? तो ये कहानी है इम्पैक्ट की. अभी आएंगे कोलिजन के ऊपर, कुछ और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इम्पैक्ट की कहानी को आप नोट करो. फिर हम लोग थोड़ा सा वापस कोलिजन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे. नोट कर लीजिए. बॉडीज ट्राई टू रीगेन, लिखा नहीं क्या? बॉडीज ट्राई टू रीगेन. ठीक है यार, अब तुम तो एकदम ट्राई. अभी ठीक है सूरज?
हो गया नोट? नोट हो गया तो डन लिख के भेजो। नहीं हुआ, ठीक है, लिख लो। डन। चलो देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कैसे चल रहा है मैं आपको बताता हूं। ये मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी जो है वो u1 है, और ये मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u2 है। इन दोनों के बीच में कोलिजन हो, इसके लिए ये जरूरी है कि u1 ग्रेटर देन हो u2 से। थोड़ी देर के बाद में ये दोनों टकराएंगे, और जब टक्कर होगी तो इधर इधर दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिससे कि दोनों क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए वापस। तो जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो फिर से देखिए, ये m1 है, इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 हो गई, और ये m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई आपके लिए, v2 हो गई। तो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स आया क्या? जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके अंदर कहीं से भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा ना। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो यहां पर लीनियर मोमेंट जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे, बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर से पहले m1 v1 प्लस m2 v2। टक्कर के बाद ये कौन है, pi इनिशियल, और ये कौन है, फाइनल। तो ये हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, ध्यान रखना। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये दिया जाता है माइनस ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टाइप ऑफ टक्कर, टाइप ऑफ कोलिजन को बताता है। कैसे बताता है ये अगली स्लाइड में आपको बता पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप बताएंगे डेल E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखिए, आप इसे इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हैं और फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज की बात कर रहे हो आप, तो हमने बोला अगर फाइनल में से इनिशियल करेंगे तो भी वो चेंज आएगा, इनिशियल में से फाइनल करेंगे तब भी वो चेंज आएगा। पर जनरली हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये हमारे पास में वो की पॉइंट्स है जो इस कोलिजन के अंदर हमें ध्यान रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार बोल दीजिए बेटा जल्दी से, डन। यहां तक कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। अगर चीजें आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो सब कुछ लिंक है और बड़ा आसान है, लेकिन समझने के बजाय याद करने की सोचेंगे तो आप कहेंगे कि यार सर अभी तो याद हो गया, कल फिर भूल जाएंगे। इसलिए समझिए कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये क्या बताता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सर लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता दीजिएगा ना, मतलब
ये कौन सी चीज है? अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स जो था वो पहले वाला ही था। आप इंपल्स और इंपैक्ट को एक साथ रिलेट ना करें भाई। इंपैक्ट जो है वो एक फोर्स था, इंपैक्ट जो है वो एक फोर्स था। अब इंपल्स को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इंपल्स को, इसकी यूनिट चेक करना और उसके बाद में बात करना कि ये फोर्स है कि नहीं है। नोट कर लो इसे। सूरज, वो क्लासिफिकेशन नहीं है। फिर से समझा देते हैं, एक बार नोट कर लो। फिगर तो यही बोला है भाई, दो बॉडीज है, यहां पर टकरा गई है फिर अलग हो गई है। कुंदन, जो घटनाक्रम लिखवाया था ना लैंग्वेज में, उसको ड्रॉ करके बताया है कि भाई पहले दो बॉडीज है, एक और दो, ये आगे जा रही है, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए तभी तो ये इसको पकड़ पाएगा, तभी तो टकरा पाएगा ना। फिर यहां पर दोनों में टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद में दोनों फिर अलग अलग हो गए। इंपल्स और इंपैक्ट को छोड़कर वो बेटा आप सोम में पढ़ते हैं। जब आपने सोम चालू किया होगा ना, वहां पर सर ने बताया होगा, क्लियर ना। और वो टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं है। जब आपने सोम चालू किया होगा ना, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक वही बताया सर ने, टाइप ऑफ लोड। मिक्स मत करो चीजों को। बोलो सूरज, बताया था कि नहीं बताया था? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम आधा सोम ना मेरे नाम पे छोड़ दियो। ठीक है, टाइप ऑफ लोड मैं फिर बता दूंगा, लेकिन देखो प्रिंस लिख रहा है बताया, आप उस लेक्चर को देखो। ऐसा सब्जेक्ट को मिक्स मत करो बेटा। हाँ, ऐसा मत करो सूरज। चलो इसे नोट करो, नोट करके डन लिख कर भेजो। ठीक है ठीक है, नहीं वो मुझे पता है ना, वो मुझे पता है। चलो अब उस डिस्कशन से बाहर आ जाओ। एक्चुअल में क्या, हमको एक दूसरे को तो पता ही है ना कि भाई इन सर को क्या बताना है, मुझे क्या बताना है। और ग्रेजुअल लोडिंग जो है ना, वो मैंने भी गियर में आपको बताई होगी। सडन इंपैक्ट क्या होता है, सडन लोड क्या होता है, ग्रेजुअल लोड क्या होता है, ये मैंने आपको जब गियर बताया होगा ना, तब बताया होगा कि जो स्पर गियर है उसके अंदर सडनली इंपैक्ट आपको वहां पर देखने को मिलता है जब वो टकराता है एक गियर दूसरे पर। ग्रेजुअल लोडिंग जब हेलिकल होगा उसके अंदर ग्रेजुअल लोडिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, खैर छोड़ो वो सब कहानी, आ जाओ अपने पॉइंट पर आ जाओ। मतलब सूरज, तुम तो रोज मुझे 4-5 पॉइंट बता देते हो कि सर अरे ठीक है, आपस में मत लड़ो। अरे तुमको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन अभी तो मैकेनिक्स की क्लास चल रही है, मैकेनिक्स का काम करते हैं अभी तो। डन हो गया तो डन लिख दो एक बार जल्दी से। डन के अलावा बाकी सारी बातें लिख दी तुमने। देखो, इफ E इक्वल्स टू 1 माइनस V2 V1
u2 माइनस u1 इक्वल्स टू 1 माइनस v2 प्लस v1 u2 माइनस u1। तो आप बोल सकते हो सर यहां पर अगर u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 ऐसा देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है e की वैल्यू 1 है, और इस तरह की टक्कर को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक टक्कर, कोलिजन। क्लियर है? क्या बोला गया है? जब e की वैल्यू 1 रहेगी तो उसे क्या बोला जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक टक्कर। इफ e बराबर 0 माइनस v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1 बराबर 0, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? v2 इक्वल्स टू v1। इसे बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक टक्कर, कोलिजन। क्लियर है? इफ e ये वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में रहती है तो उससे आप बोलते हैं वहां से कोई रिजल्ट आएगा नहीं, पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब आप उसे पार्शियल इलास्टिक कोलिजन भी बोल सकते हो, पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो ई जो है ये टाइप ऑफ कोलिजन को डिफाइन करता है। जब 1 है तो परफेक्ट इलास्टिक, जब 0 है तो परफेक्ट इनइलास्टिक, और 0 से 1 के बीच में है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसे पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? मतलब इसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक मिला हुआ होगा। कैटेगरी, तीनों कैटेगरी क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दो। तीनों कैटेगरी क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ कोलिजन को कैटेगराइज करता है, और तीनों कैटेगरी बोर्ड पर है, नोट कर लीजिए एक बार। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। नोट करते ही डन लिख कर भेजिए जल्दी से। डन। तो मेरे से पर्सनली पूछ लेना सूरज, कि किस में डिफरेंस तुम्हें जानना है। चलिए देखो यहां पर एक स्पेशल केस बता रहा हूं आपको। व्हेन m1 इक्वल्स टू m2 एंड e इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले मैं लगा रहा हूं यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो ये बनेगा आपके पास m1
u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1। हमने कहा मास अगर सेम है तो कैंसिल आउट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। अब देखिए आपने बोला है माइनस v2 माइनस v1 u2 माइनस u1 इक्वल्स टू 1, माइनस v2 प्लस v1 u2 माइनस u1। तो हम इसको लिख सकते हैं u माइनस u1 प्लस u2 इक्वल्स टू v1 माइनस v2। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो देखो u1 से u1 कट जाएगा, ये बन जाएगा 2u2। यहां देखिए v1 से v1 ये कटेगा नहीं, लेकिन v2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2v1। तो ये क्या आ गया u2 बराबर v1, u2 बराबर v1। अब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके अंदर देखो u1 को एज इट इज, u2 को पुट कर दो v1 एज इट इज और v2 एज इट इज। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u1 बराबर क्या आ गया v2। तो आप क्या देख रहे हो कि जो v1 है वो तो u2 के बराबर हो जाएगा और जो v2 है वो u1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर दो सेम मास, इसके पास वेलोसिटी है u1 और इसके पास में वेलोसिटी है u2, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है E बराबर 1, तो जब आप आफ्टर कोलिजन बात करेंगे, आफ्टर कोलिजन, तो इनकी जो वेलोसिटीज है ना वो इंटरचेंज हो जाएगी। जो पहली बॉडी है उसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी आपके पास में u2 के बराबर, v1 बराबर u2, और जो दूसरी बॉडी है आपके पास में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी पहले के बराबर, मतलब v2 बराबर u1। तो आप क्या बोलेंगे, इन दिस केस वेलोसिटीज विल interchange after collision, velocities will interchange after collision। क्लियर है इतनी बात? तो ये अपने आप में एक स्पेशल केस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है कि दो सेम मास, एक की वेलोसिटी u1 है, एक की वेलोसिटी u2 है, जब वो टकराते हैं उसके बाद में जो पहला मास है, पहली बॉडी है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो आप बता सकते हो कि दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए स्पेशल केस करके मैंने यहां पर लिखवा दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसे। नोट कर लीजिए जल्दी से। डन।
ओके, लिख लो श्रवण। डन। चलिए देखिए एक दूसरा केस और बताता हूं आपको, जो भी बड़ा अच्छा केस है, केस नंबर 2। जब M1 बहुत 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 बड़ा हो, किससे? M2 से, और टक्कर कैसी हो बेटा? इलास्टिक। ऐसा कब होता है? जब आप बात कर रहे हो ग्राउंड की, अर्थ। तो जब M1 आपका कौन है बेटा? अर्थ। तो यहां से आपने एक बॉल को रिलीज किया। अगर बॉल को आप रिलीज करोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? 0। और रिलीज करके बॉल यहां पर आई टक्कर से जस्ट पहले, तो टक्कर से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे u2। क्यों बोलेंगे u2? क्योंकि ये आपका M2 मास है। u1 मतलब ये जो अर्थ है इसकी वेलोसिटी तो 0 है। तो हमने कहा टक्कर से जस्ट पहले इसकी कितनी वेलोसिटी रही होगी? तो हमने कहा ये हाइट है h, तो यहां से यहां तक ये पहुंचा, तो हम जानते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। सो फाइनल वेलोसिटी कौन है बेटा? u2। इनिशियल वेलोसिटी कौन है? 0। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और टाइम तो हमें पता ही नहीं। तो हमने कहा इसके बजाय आप ये यूज करो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अब कुछ पता है तो ये v² इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2g और h1 हाइट। तो v वेलोसिटी कितनी आ रही है आपके पास में? ये u2 वेलोसिटी कितनी आ रही है आपके पास में? √2gh1। तो हमने कहा सर ये वेलोसिटी होगी √2gh1। तो देखिए टक्कर से पहले u2 वेलोसिटी और इसकी u1 वेलोसिटी, और इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, मतलब ये परफेक्ट इलास्टिक टक्कर है। टक्कर के बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी तो 0 रहेगी, और लेट से सपोज इसकी वेलोसिटी जो आप बोल रहे हो वो है v2। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2। तो हमने बोला ये v2 2gh2 मान लो। भाई कितनी हाइट तक जाएगी? मान लो h2 हाइट तक ये गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 2gh2। तो हमने बोला कि सर अगर मैं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करूं तो वो होता है -v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 मान रखा हमने, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस v2 कितना है आपके पास में? v2 को अभी आप v2 ही रहने दो। v1 कितना है आपके पास? 0। u2 कितना है बेटा आपके पास में? हमें ये मान लो कि ये आपको भी पता नहीं है, अभी देखो पता चल जाएगी आपको। u2 कितना है बेटा आपके पास में? अभी u2 ही रहने दो। u1 कितना है? 0। तो आप लिख सकते हो सर u2 बराबर माइनस v2। सर ये साइन अलग अलग कैसे आ रहा है? मैग्नीट्यूड तो सेम है पर साइन अलग अलग कैसे है? बेटा पहली वेलोसिटी नीचे की साइड है, दूसरी वेलोसिटी ऊपर की साइड है, इस वजह से अलग अलग आ रहा है। तो u2 कितना है आपके पास में? 2gh1। और यही वेलोसिटी किसको मिल रही है? v2। यही वेलोसिटी किसको मिल रही है? v2। इसका मतलब क्या हुआ? जिस वेलोसिटी से ये इससे टकराया ना, सेम वेलोसिटी इसको वापस मिल गई। अगर सेम वेलोसिटी इसको वापस मिल गई तो इसका मतलब जब ये दोबारा ऊपर की साइड जाएगा
तो ये जिस हाइट h2 तक जाएगा ना वो हाइट h1 के बराबर होगी। मतलब जब बॉडी इससे आके टकराएगी, बॉल इससे आके टकराएगी, तो वो h2 हाइट तक वापस जा रहा था और वो h2 हाइट किसके बराबर आने वाला है, h1 हाइट के बराबर आने वाला है। तो आप क्या बोलेंगे, इन दिस केस m1 mass will rebounce at the same height h1 after collision। क्लियर है? क्या बोला गया है, जिस हाइट से नीचे टकराएगा ना, जिस हाइट से नीचे आके गिरा होगा ना, उसी हाइट तक वापस चला जाएगा। लेकिन कब जाएगा, जब परफेक्ट इलास्टिक टक्कर होगी, जब परफेक्ट इलास्टिक टक्कर होगी। एक बार बोलिए बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर से बताएंगे, और क्लियर हो गया तो जल्दी से क्लियर लिख दो। और अगर कुछ नहीं बोले तो फिर जिंदगी में नहीं बताएंगे। मैं देख रहा हूं किन लोगों के कमेंट्स आते हैं, जब वो लोग डाउट पूछेंगे उन्हीं को बताया जाएगा। ठीक है, तो फिर नोट कर लो। ये आखिरी पॉइंट था कोलिजन में जो आपसे पूछा जा सकता था एग्जाम के अंदर। नोट कर लीजिए बेटा इसे। हो गया नोट? डन लिख के भेज दो एक बार, नोट हो गया हो तो। डन? तो ये कहानी थी बेटा जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट काइनेटिक्स के अंदर डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल बता दिया, वर्क बता दिया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बता दिया। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा था और पता चला ये सब लिख रहे हो तुम। ठीक है, जिसके अंदर आपने इंपल्स पढ़ लिया, इंपैक्ट पढ़ लिया, कोलिजन पढ़ लिया, कोलिजन के केसेस पढ़ लिए। सो आज की क्लास में बहुत सारे टर्म्स आप लोगों ने सीखे। सो उसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब कुछ एक बेसिक पॉइंट्स और बचे हैं। रोलिंग मोशन क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा
कल 3 बजे दोपहर में हमने मैकेनिकल वाइब्रेशन का एक सेशन रखा है, इसलिए क्योंकि मैकेनिकल वाइब्रेशन से जो क्वेश्चंस है क्या क्या बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ 2 ही क्लास रखी है, कल 3 बजे सैटरडे को और संडे को 3 बजे। सो अगर आपके मैकेनिकल वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स भी है ना, कोई क्वेश्चन आपने एमसीक्यू में सॉल्व किया हो, आपसे नहीं बनाओ, तो वो आप मुझे भेज देना, जिससे कि 3 बजे हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, 2 ही क्लास रखिए, तो आपके मैकेनिकल वाइब्रेशन से एमसीक्यू बुक में जो भी डाउट्स है वो आप मुझे भेज देना, उसे हम लोग यूट्यूब पर ही सॉल्व करवा देंगे। और इसके अलावा अगर आपने सॉल्व नहीं भी की है, तो भी आप कल 3 बजे ज्वाइन कर लेना, जिससे मैकेनिकल वाइब्रेशन का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।